नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समूचे भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम कल के एपिसोड में जो फिल्मी दुनिया के जो करीब ये 50 मैंने सन 1950 के दशक के 1950, 1960, 1960 मान लीजिए अधिक से अधिक, तो दशक के जो महान गीतकार रहे हैं और उनकी एक लंबी श्रृंखला है। उनमें बताया गया था कि महान गीतकार शैलेंद्र और शायर लुधियानवी साहब, तो इन दोनों गीतकारों की विशेषता ये रही है कि मानवीय संवेदनाओं को और मानवीय अभावों को, डिस्टिट्यूशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसको व्यक्त करने वाले और मानवीय संवेदनाओं को कुचलने वाले जो शासक रहे हैं उनके खिलाफ इनकलाबी ख्याल रखने वाले ये दो महान हस्ती गीतकार रहे हैं, शैलेंद्र और शाहिर लुधियानवी साहब। शैलेंद्र का साथ वो संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ बहुत ज़्यादा रहा। शंकर जयकिशन ने इस मुल्क को बहुत ही मधुर, बहुत ही महान और आसमान को छूने वाली धुनें इस मुल्क को दी है, जो उनके द्वारा बनाई गई भजन है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। इसको जरा सुनिए, कितनी मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली धुन शंकर जयकिशन ने बनाई हुई है। और इसके बाद मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने वाला कि किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके
तो ले उधार किसी के वास्ते में कि किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम है। ये धुन तैयार करने वाले शंकर जैक्सन और शैलेंद्र जी जो महान गीतकार, उनके शब्द हैं। फिर जिस देश में गंगा बहती है उसमें होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये भी शंकर जैक्सन का ही है और शैलेंद्र जी की रचना है। और दुनिया बनाने वाले क्या तेरी धुन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। इस तरह की बात। और शंकर जैक्सन के साथ हजरत जयपुरी भी रहे। और शंकर जैक्सन का और शैलेंद्र का मेरा नाम जोकर में जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा अब जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वे, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा अब जाना कहाँ। ये भी शब्द हमारे शैलेंद्र जी के रहे हैं। शंकर जैक्सन ने इतनी प्यारी और मधुर और इतनी भावनात्मक धुन को तैयार किया। और हजरत जयपुरी ने भी बड़ी भावनात्मक रचनाओं के साथ शंकर जैक्सन का साथ दिया। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये रचना हजरत जयपुरी की है। शंकर जैक्सन ने बिल्कुल हृदय को छू देने वाली धुन बनाई है। और उनकी शैलेंद्र जी की रचनाओं में कि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। इस तरह की अनमोल कृति जो है शंकर जैक्सन ने और शैलेंद्र जी के साथ उनकी रचनाओं ने दिया है। उस समय के फिल्म दुनिया में तमाम सितारे रहे हैं, लेकिन जो अपनी विशेषताओं के साथ रहा है, जैसे कि अभी बताया गया है कि जैसे सचिन देव बर्मन, अनिल विश्वास, हेमंत कुमार, रोशन साहब, मदन मोहन, इनकी अलग अलग हसीयतें और अलग अलग हस्तियाँ हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है। रवि साहब, लेकिन जिनकी बातें कही जा रही हैं उनका एक विशेष क्षेत्र रहा है और इस मुल्क को उन्होंने अनमोल रत्न, अनमोल मोती दिए हुए हैं। उन्हीं में एक नौशाद साहब का नाम आता है। नौशाद साहब की विशेषता ये है कि फिल्मी संगीत में भी भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसको कहा जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का भारत के लोगों से फिल्मी गीतों के जरिए परिचय करवाया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का क्या महत्व है। और दुनिया के जितने भी संगीत हैं उनमें श्री मौर्य है हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत। ये नौशाद साहब ने अपने धुनों के जरिए लोगों को ये एहसास दिलवाया और परिचय करवाया। नौशाद साहब की जो एक विशेषता और रहती है कि उनकी धुनों में
गांव के मिट्टी की खुशबू का सीधा एहसास होता है। जैसे आप सुनिए, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। इसको सुनिए आप। तो अच्छा, और उनका साथ हमेशा रहा है शकील बदायूनी साहब के साथ। उन्होंने भी एक से एक रचनाएं दी हैं। सारे का वर्णन, सभी का वर्णन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे उनके मास्टरपीस और नायाब कृतियाँ हैं नौशाद साहब की। फिल्म बैजू बावरा का वो भजन, मन तरपत हरि दर्शन को आज, इसके आगे सभी संगीतकार नतमस्तक हो जाते हैं। मन तरपत हरि दर्शन को आज, इसकी रचना, इसके शब्द लिखने वाले शकील बदायूनी साहब, गाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब, और धुन तैयार किया हमारे नौशाद साहब ने। इसके विषय में दूरदर्शन पर एक बार उन्होंने साक्षात्कार के दौरान कहा था कि इस भजन, जो भजन है मन तरपत हरि दर्शन को आज, इसको आप किसी मजमे में आप सुनाइए, और इस बात का खुलासा मत करिए कि इसके शब्द लिखने वाले, इसकी धुन तैयार करने वाले और इसको गाने वाले, ये तीनों कौन हैं। तो इस भजन को सुनने के बाद किसी को यकीन हो ही नहीं सकता कि तीनों के तीनों मुसलमान हैं, नौशाद साहब ने कहा। और यही उनका दावा था, यही हमारे देश के सर्व धर्म समभाव की सबसे महान अभिव्यक्ति है। इतने ऊंचे ख्याल के थे। और खैर उसी बैजू बावरा में वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, और देशभक्ति का उनका ये गीत कि इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। फिर इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, ये भी कृति नौशाद साहब की है। बहुत ऊंचे किस्म के थे वो संगीतकार। और वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, इस सारी कृतियाँ हमारे नौशाद साहब की हैं। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि अफसोस आज की ये बॉलीवुड की पीढ़ी उनको महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। आज की ये बॉलीवुड जो है, हमारे जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विचार है, हमारी जो सांस्कृतिक नींव है, उसी को खोदने में लगा हुआ है। सांस्कृतिक प्रदूषण लगातार ये फैला रहा है, वो नग्नता से, फूहड़पन से और अश्लीलता से, न्यूडिटी से, ऑब्सैनिटी से और वल्गरिटी से। तो खैर इतनी महान हस्तियाँ और आत्माएँ रही हैं उसी बॉलीवुड की दुनिया में। शायर लुधियानवी साहब की कृतियाँ जो आप सुनेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। हालांकि व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वालों में से थे। भारत का जब विभाजन हुआ तो बल्कि लाहौर से भाग करके यहाँ भारत आए, भारत में फिर यहाँ मुंबई आए या बॉम्बे आए। उनकी कृतियों में एक है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
और उसी गीत के आगे आने वाले स्टेंजा में या पद में या अंतरा में उन्होंने कहा कि महलों में बैठे ये कातिल, ये लुटेरे, तो इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा। एक ख्याल उनके थे। और फिर भक्ति क्या होती है, भजन क्या होती है, इनमें भी बहुत आगे थे हमारे शायर लुधियानवी साहब। आपने ये सुना होगा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। ये भी शब्द हमारे शायर लुधियानवी साहब के ही है। और एक भजन भी बहुत लोकप्रिय है, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये भी शब्द हमारे शायर लुधियानवी साहब का ही है। और इंसानी जज्बातों के वो इतने कायल थे कि इवन खुदा को भी नहीं बख्शते थे। उन्होंने कहा था कि हम किस खुदा की बात करें, हर एक ज़माने ने अपना एक खुदा लेके आया। देखिए, उनके इस कहने में बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं। मानवीय संवेदनाओं में व्यक्त करने में, हालांकि सारे का वर्णन करना इसमें मुमकिन नहीं है, लेकिन सिर्फ परिचय कराने के उद्देश्य से जब उन्होंने कहा कि न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों को दौर आए तो और मुस्कुरा के जियो। ये अनमोल देन शायर लुधियानवी साहब की ही है। तो ऐसे ख्यालात के हमारे शायर साहब रहे। लेकिन फिर शायर साहब अपने से अधिक महान मानते थे शैलेंद्र जी को। ये उनकी और महानता का परिचय है। ये सारे विचार जो है हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत उपयोगी है कि हमारे भारतीय समाज का ताना बाना कैसा होना चाहिए, ये अनमोल सीख इन हस्तियों ने दी हुई है। आज इसी भारतीय समाज के ताना बाने को तोड़ने के लिए एक और जहां पुष्पेंद्र गुलशेष गिरोह सक्रिय है, उसी के जवाब में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, जबकि वो उस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा मुल्क परस्त भी है, देशभक्त भी है, अवाम परस्त भी है, लेकिन उसमें भी कुछ कट्टरवादी, अतिवादी, कुछ उपद्रवी किस्म के तत्व हैं, जो कि पुष्पेंद्र गुलशेष की ही तरह जो है भारतीय समाज के उसी ताने बाने, जिसका कि अभी ये बताया गया है कि किस तरह के हमारे मुल्क की मिट्टी की महान सपूत और महान आत्माओं ने ये संदेश दिया है, उसको तोड़ने में ये लगे हुए हैं। ये 2-3 दिन पहले जी न्यूज़ में वो चलाता है सुधीर चौधरी, DNA डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस। तो कह रहा था कि अब ये जो IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें उद्योगपति अपना पैसा लगाते हैं क्रिकेट खेल के माध्यम से, और करोड़ों और अरबों का इसमें व्यापार होता है। तो उसको कह रहा था कि अब ये IPL चले या न चले, इस पर विचार होना चाहिए। कितने गंदे विचार का वो सुधीर चौधरी है, जहाँ पर लोगों की जान जा रही है, तो लोगों की जान बचाने की प्राथमिकता उसके दिमाग में नहीं है, और अभी आगे पीछे कर रहा है कि IPL जो एक धंधा है, कुछ जो है धंधेबाज
क्रिकेट खिलाड़ियों और धंधेबाज जो है उद्योगपतियों और राजनेताओं। और IPL का चेयरमैन कौन है? वो GNPC का चमचा। GNPC तो आप लोग जान ही गए होंगे। गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का वो चमचा राजू शुक्ला, वो IPL का चेयरमैन है। तो करोड़ों और अरबों का धंधा है। तो देखिए, लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान के लाले पड़े हैं। और उसी वक्त जो है ये IPL चलाया जाए या न चलाया जाए, ये प्रकट करना चाहते। थोड़ा भी नहीं भाई, लोगों की जान बचानी है। और IPL जैसे कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं बनता है, ये बात नहीं। लेकिन वही असमंजस दिखा रहा था कि क्या करें क्या ना करें। तो ये जी न्यूज़ वाला जो है अपने को देशभक्त कहता है, ये बहुत ही गद्दार किस्म का। वैसे तो भारतीय जनता दल नहीं, काफ़ी लोग अब महसूस करना शुरू किए हैं कि ये टीवी चैनल हमारी भारतीय आवाम के और इस मुल्क भारतवर्ष के बहुत ही खतरनाक दुश्मन है, शत्रु। इनसे बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी असुरक्षा इस देश को भी है और अपनी भारतीय आवाम को भी। आप लोग देखते होंगे कि जो ये GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दल, ये दोनों ये भारत विरोधी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में। इनके प्रवक्ताओं को ये सभी चैनल बुलाते हैं। बीजेपी के लोग जो है, जो कि अपने को राष्ट्रवादी होने का दंभ भरते हैं। बीजेपी और मोदी जी जो है राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरते हैं, सत्ता हथियाते हैं, सत्ता का भोग करते हैं। ऐसे नकली और छल कपट करने वाले ये बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता भी साथ में रहते हैं उन टीवी चैनलों पर। ये भारत विरोधी जो ये ताकत है GNPC और गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी और ये वाम दल के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ताओं को भीगी बिल्ली बना करके और एंकर को भी घसीट करके धारते हुए निकल जाते हैं। वो क्या संदेश दिलाना चाहते हैं ये टीवी चैनल कि ये देश के दुश्मन, भारत के दुश्मन, भारत के गद्दार GNPC और वाम दल जो ये कह रहे हैं वो सही है। ऐसा इम्प्रेशन देने के लिए, ऐसी एक इमेज देने के लिए इनके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। ये सभी इस देश के गद्दार और देश के दुश्मन ये टीवी चैनल, इसको देखने की आवश्यकता है। इसलिए अब अच्छा ये भी जान लीजिए कि ये सभी टीवी चैनल मोदी जी के शासन में चल रहे हैं। मोदी जी के शासन का पूरा समर्थन है, उनके संरक्षण में चल रहे हैं, उनके तत्वाधान और उनके प्रोटेक्शन और पेट्रोनेज में चल रहे हैं। ये भी देखने की जरूरत। ये राष्ट्रवादी कहते हैं ना, ये सबसे बड़े गद्दार हैं इस मुल्क के, ये बीजेपी वाले और मोदी जी, बहुत बड़े गद्दार। अच्छा और देखिए,
ये बीजेपी के जो सिखाए पढ़ाए छुट भैया जो आते हैं भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करने के लिए, तो 2 ही 3 बात करते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा गिर रही है और हम बदनाम हो रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि इस देश की जनता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी बीजेपी और मोदी जी का। लगता है कि जो जिस तरह से वो साजिश करके शी जिनपिंग चीन वाला अपने को हमेशा हमेशा के लिए वो वहाँ का राष्ट्रपति बनवा दिया, कुछ वैसी साजिश करने की सोच रहे हैं क्या मोदी जी? तो वो सिखाया पढ़ा इस बीजेपी का छुट भैया जो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात कर रहा था कि हम लोग ऐसा इंतजाम करेंगे कि इस देश की जनता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी इस भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का। देखिए, उसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, अब इस देश की जनता, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, उसके इस तरह के घमंड को चूर करने के लिए अब एक साथ हों और मतपेटी पर उसको ऐसा जवाब दें कि उसका इस तरह से सोचना ही जो है वो सदा के लिए उसकी आदत छूट जाए। तो इस तरह की बात। और सुनने में आया कि कोई जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चारमीनार चौकड़ी का, गांधी नेहरू परिवार चारमीनार चौकड़ी काकस का कोई नेता भारतीय जनता ताकत दल से ये कह रहा था कि हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, हमारी तो कोई ताकत नहीं है, मोदी जी साथ से हैं। भारतीय अवाम ताकत दल जीएनपीसी को बताना चाहता है कि आपने इस मुल्क को इतना दुख दिया है, इतने तकलीफ़ें दी हैं, अपने आवाम को, साधारण जनता को, गरीब जनता, मजलूब भारतीय भाई बहनों को इतनी तकलीफ़ें दी हैं, यदि उन तकलीफ़ों का वर्णन किया जाए और जो आपने इस मुल्क को तकलीफ़ दी है, आपकी करतूत का आपको आईना दिखाया जाए, उसका असलियत देश को बताया जाए, तब आपकी हालत क्या होगी इसको सोच लीजिए। अब इसमें लोग कह रहे हैं ना कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, दवाओं की कालाबाजारी, बेड की कालाबाजारी और चिकित्सा सुविधाओं की कालाबाजारी, ये सब क्या है? तो ये आज के दिन है। इस तरह की आदत ऐसे करने वालों का वर्चस्व इस जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चारमीनार चौकड़ी काकस ने ही फैलाया हुआ है। सारे का वर्णन करना मुमकिन नहीं है। गरीबों के नाम पर हजारों योजनाएं हैं, स्कीम है, लेकिन वो स्कीम जब लागू करना होता है, उसी जीएनपीसी के एजेंट सबसे पहले पहुंच जाते हैं और उसका काफ़ी भाग जो है वो खा जाते हैं। थोड़ा सा बचा खुचा जूठन किस्म का उस लाभार्थी को मिलता है। कोई भी योजना आती है जन कल्याणी, और जन कल्याण के लिए मान लीजिए वो 100 करोड़ की योजना है, पहले ही ये हिसाब बन जाता है कि भाई इतना मंत्री को मिलना है, इतना इस अधिकारी को मिलना है, इतना उस अधिकारी को मिलना है, इतना ठेकेदार को मिलना है, और बचे खुचे में काम होना है। ये संस्कृति किसने दी? इसी गांधी नेहरू परिवार चारमीनार चौकड़ी का मुल्क के साथ गद्दारी किसने की? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से किसने रिश्वत लिए, पैसे लिए भारत में? भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए
हमारी खुद की ज़मीन अक्साई चीन सहित 42,000 वर्ग मील किसने गंवाई? उस जीएनपीसी के गद्दार नेहरू ने गंवाई। और युद्ध के समय भी जिसमें सभी को सरकार के साथ होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, उसमें भी ये गद्दार राहुल गांधी उस जो ग्लोबल टाइम्स है चीन का, जो कि झूठ और अफवाह की एक प्रोपेगेंडा मशीन है, उसी की बातों को उठा करके यानी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और झूठ कोई बातों को उठा करके ये राहुल गांधी भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में माहौल बनाता रहा। ये कितना दुख दिया है इस जीएनपीसी के गद्दारों ने। हमारी सेना जो पराक्रम करती है, शौर्य दिखाती है, सबूत मांगता है। दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है और अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है। भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए सीधे सीधे वो अमेरिका का सहयोग मांगता है। भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए ये मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजता है। तो ये सारी उसकी करतूतें हैं उसी प्रकार। और हत्याओं में तो खैर कोई मिसाल ही नहीं। हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवा करके उनके परिवार पर जासूसी करवाना। जब तक ये गद्दार नेहरू जिंदा रहा तब तक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवाता रहा और झूठी कहानी बनवाया कि नेताजी की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज़ दुर्घटना, जो कि वो हवाई जहाज़ जो कि जापान से चला था और ताइवान या फार्मूसा के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसी से मृत्यु हो गई। एक झूठी प्रचित कहानी बनाई। क्यों? कि किसी का भी ध्यान इस गद्दार नेहरू के उस साजिश पर न जाए जो उसने साजिश करके रूसी शासकों से मिल करके रूस और साइबेरिया के घने जंगल के किसी जेल में निर्मम यातनाओं देकर के हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उधर उस ओर किसी का ध्यान न जाए, इसने एक झूठी कहानी बनाई। और उस झूठी कहानी पर इसने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज शाहनवाज के द्वारा ठप्पा भी लगवाया। और उसकी बेटी जो गद्दार थी इंदिरा गांधी, उसने भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज खोसला के द्वारा उस पर ठप्पा लगवाया। ये कितने खतरनाक। और यही नहीं, मरवाया भी तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि मरे कि नहीं मरे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके ये गद्दार नेहरू एक ऐसा दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आज भी हम भारतीयों के दिलों पर राष्ट्रभक्ति के रूप में सबसे बड़े प्रतिमान के रूप में राज करते हैं, उसको इस गद्दार नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मानते हुए दस्तावेज तैयार करवाया। और उसी दस्तावेज में भारत सरकार को जिम्मेदारी दी गई कि भारत में यदि पाए जाएं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि उन्हें पकड़ करके वो इंग्लैंड को सौंप। इतना बड़ा गद्दार ये नेहरू। और जीएनपीसी वाले कहते हैं कि हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? अरे आपके करतूतों का खुलासा हो, देश जाने, तब पता चलेगा कि आपने इस मुल्क को कितनी तकलीफ दी है, कितना दुख दिया है
और इस मुल्क के खिलाफ कितनी गद्दारियाँ की हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवाना शेख अब्दुल्ला के जरिए जम्मू कश्मीर की जेल में, शास्त्री जी को मरवाना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवाना, हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सरेआम कत्ल करवाना, ये सब करतूतें हैं उस जीएनपीसी की, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी अफशाप, इतनी बड़ी गद्दार पार्टी को अभी भी वोट मिल रहा है, ये दुख की बात है। आज भी उस गद्दार राहुल के सभाओं में लोग आते हैं, ये दुख की बात है। दुख की बात यह है कि अभी भी केरल प्रदेश के भारतीय भाई बहन अपने को कहते हैं कि हम भारत के सबसे अधिक शिक्षित 100% लिटरेट प्रदेश के रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं। भारतीय जनता दल उनसे पूछना चाहता है कि आपके 100% लिटरेट शिक्षित होने का क्या मतलब है कि आप या तो देश के गद्दार वाम दलों को चुनते हैं या देश के गद्दार जो है इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस को चुनते हैं। इसीलिए तो जब इधर उत्तर प्रदेश में जागृति हुई, अमेठी में जागृति हुई, तो वो ये गद्दार राहुल केरल ही जो है वो भाग के गया। इसीलिए भारतीय जनता दल अब केरल के अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि इन वाम दलों को और इन जीएनपीसी या इस गद्दार राहुल गांधी को उचित सबक सिखाएं। कुछ लोग कह रहे थे कि जो ये अमेठी से भाग करके वायनाड गया था गद्दार राहुल गांधी, अब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो वायनाड के हैं वो जागरूक हो रहे हैं और इस जागृति का भारतीय जनता दल स्वागत करता है और उनसे अपेक्षा और निवेदन भी करता है कि उसको जो ये अमेठी से भाग करके वायनाड गया है उसको ऐसा लात मारें कि सीधे अब कहीं और उसको शरण न मिले, सीधे वो इटली ही भाग जाए। और यही समाधान है। तो इसी का उदाहरण ले लीजिए, जीएनपीसी का गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस का, इसको अभी भी समर्थन मिल रहा है ना। तो हमारे केरल, विशेषकर हमारे केरल के आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको बड़ी गंभीरता से सोचें कि ये दोनों देश के गद्दार हैं, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग भूल से या भ्रम से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, और वाम दल इस देश के दुश्मन हैं। इन्हीं दोनों में चुनना ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध है, बहुत बड़ा, जिसका खामियाजा ये मुल्क मैंने केरल के भारतीय भाई बहन तो भुगतते ही हैं। तमाम वो हिंसा और हत्याओं का दौर चलता है और अभी वो देश विरोधी कोई वो कस्टम के जरिए तमाम यानी वो सोना गोल्ड लाना और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना, ये भी एक कांड जो है वो विजयन सरकार का ये खुलासा हुआ है। और ख़ास करके जो कोरोना की लहर यहाँ पर फैली है केरल से, उसमें भी इस विजयन का बहुत बड़ा हाथ था कि बाहर से जो है वो बुला करके इस तरह से
कोरोना की लहर वो फैलवाया। तो यह जब ये जेएनपीसी का कोई नेता कहता है कि हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, उसकी करतूत के उसी करतूत के विषय में पूरी जानकारी हमारे भारतीय भाई बहनों को नहीं दी गई। उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी भारतीय वाम ताकत दल देना शुरू किया है। यह इस मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है, कितनी अभिशाप है, किसने और कितना दुख दिया है, और अभी भी उसको वोट मिल रहा है। ये दुख की बात है। तो जहाँ केरल में लोग जो है या तो वाम दलों को या तो जेएनपीसी, जब ये दोनों देश के दुश्मन, देश के गद्दार हैं, उनको वोट कर रहे हैं। शेष भारत में खास करके हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जो भी हुआ, बिहार हुआ, इसमें जो अमूमन कुछ ठाकुर या छत्री, कुछ सभी नहीं, कुछ ब्राह्मण और कुछ मुसलमान, ये तीन विशेष करके अभी भी इस जेएनपीसी के मोह जाल में, माया जाल में फंसे हुए। भारतीय वाम ताकत दल का खास करके इस तबके से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इसके मोह माया जाल से बाहर निकलें। इसको समर्थन देना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध है, और उस अपराध का खामियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा। तो कृपा करके निवेदन है, नम्र निवेदन है कि अभी भी हमारे कुछ ब्राह्मण समाज के, कुछ ठाकुर क्षत्रिय समाज के, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, या जिसे मुस्लिम या मुसलमान कहा जाता है, वो समाज से अभी इस जेएनपीसी के जो मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, वो तुरंत बाहर आ जाए। और ये इस तरह की हकीकतें खास करके राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, बिहार से इत्यादि, हिमाचल और उत्तराखंड में भी हो सकता है। तो ये मतलब कि इसको भारत की धरती पर, जैसा कि भारतीय वाम ताकत बराबर इस बात को निवेदन कर रहा है, इस जेएनपीसी और वाम दलों का एक पल भी भारत की पावन धरती पर रहना इस मुल्क के लिए अभिशाप है, और उसको माकूल जवाब मतपेटी पर देने की जरूरत है। ये निवेदन बराबर भारतीय वाम ताकत, और इनसे अब इस मुल्क को निजात चाहिए। ये सभी भारतीय भाई बहन भारतीय एकता के आधार पर एक होकर के ये मन में ठाने। कल वो एग्जिट पोल, अच्छा इसके पहले परसों जो है वो न्यूज़ 24 वाला एक कोई है ना पत्रकार राजीव रंजन, माहौल क्या है, बस कौन जीत रहा है, ममता या मोदी? बताइए। जहाँ कोरोना की लहर चल रही हो, हमारे भारतीय भाई बहन अपनी जान गंवा रहे हैं, वहाँ ये माहौल क्या है? ये न्यूज़ 24 में तो बताया क्या ना कि ये सब चैनल देश के बहुत खतरनाक दुश्मन है सब। तो एग्जिट पोल में फिर वही बात दिखाई जा रही है कि कोई चैनल बीजेपी को, कोई चैनल टीएमसी को। लेकिन इस मुल्क के लिए चाहे बीजेपी आए, चाहे टीएमसी आए, या टीएमसी को के साथ जो है ये वाम दल और जेएनपीसी वाले आए, कोई फ़र्क क्या पड़ता है? ये सभी के सब इस देश के लिए अभिशाप है। और इतना निवेदन किया गया
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय गण से कि चुनावी प्रक्रिया को रोकिए। ये इसलिए कि यह हम भारतीय भाई बहनों की जान का प्रश्न है। लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो न्यायपालिका भी कितनी निकम्मा है और कितना भारतीय अवाम विरोधी है, यह भी सामने है। और वो अवाम विरोधी इसलिए है, इसमें जो तत्व भरे गए हैं वो जेएनपीसी के द्वारा भरे गए हैं और जेएनपीसी के समर्थक तत्व हैं और वाम दलों के भी समर्थक तत्व हैं। तो इसलिए ये न्यायपालिका भी अवाम विरोधी हो गई है। और इन जो खतरनाक किस्म के राजनीतिक दल हैं, जेएनपीसी, वाम दल, बीजेपी, इनकी पोषक बन गई है न्यायपालिका। तो इसीलिए भारतीय जनता दल ने कहा कि न्यायपालिका को अपमानित करने का, इसके खिलाफ कोई आंदोलन चलाने का काम नहीं है। शुरुआत वहाँ से करनी है कि इन देश विरोधी ताकतों जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इनको मत पेटी पर, जब तक कि भारतीय जनता दल पूरा देश में ढांचा, अपने संगठन का ढांचा बना नहीं लेता है, तब तक इनको शिकस्त देना है और इनको नष्ट में नाबूद करना है मत पेटी नोटा के द्वारा। नोटा। और इतना निवेदन किया गया इनसे, इन सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय से, उन्होंने एक बात नहीं सुनी। लेकिन ये इस बात को समझें कि इतना भारतीय अवाम विरोधी रवैया इनको बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा, एक समाचार और खैर और विस्तार से और दूसरे एपिसोड में बताया जाएगा कि भारतीय जनता दल के निवेदन पर, उसके प्रार्थना और उसके दरख्वास्त पर काफ़ी लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है। नोटा का नाम कोई एग्जिट पोल वाला नहीं ले रहा था, कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं ले रहा था। भारतीय जनता दल जो परिणाम आने वाला है परसों तारीख 2 मई को, जब उसमें नोटा गायब है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता दल इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार मानेगा। अभी चुनाव आयोग तो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश का ही सामना करेगा, जो आदेश उस पर हत्या का केस चलाने का, हत्या का मुकदमा चलाने का एक आदेश है। अभी उसी का मुकाबला कर रहा है। लेकिन जिस वक्त ये आवाम का मुकाबला ये कैसे कर पाएगा, जब आवाम इससे पूछे कि हमने तो नोटा के लिए जो बटन दबाया था, उस मत का क्या हुआ। तो ये भी एक आवाम विरोधी ये इसकी हरकत होगी चुनाव आयोग की। खैर, लेकिन ये स्पष्ट टिप्पणी तब आएगी जबकि ये परिणाम आने दीजिए परसों। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।